हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा साइंस नाइन्थ लेसन नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमारे ये एनसीईआरटी की बुक का एक निचोड़ है, एमसीक्यू लेसन नंबर 2 का। देखिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो कि सीटेट हमारा जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एस्टेट होता है हमारा हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं हमारे, उनमें भी ये जो क्वेश्चन है मोस्टली आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए। हम साथ साथ आपको आंसर भी देते जाएंगे। ये जो हमारा क्विज होगा, टेस्ट होगा, ये मल्टीपल चॉइस का एक तरह का टेस्ट है। आप साथ साथ टेस्ट देते जाइए और क्वेश्चन को नोट करते जाइए कॉपी पर, और मिलान भी करते जाइए कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेसन नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट लर्न, इनको जरूर लर्न कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए स्क्रीन पर, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा, मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, सी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, और डी वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा, पहले आप अपना आंसर नोट कीजिए, फिर हमारे आंसर के साथ मिलान कीजिएगा। तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास बी, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो। वर्ड से ही क्लियर है, विषमांगी जिसके सभी अंग अलग अलग होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें सभी अंग अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। तो ध्यान से देखिए, नमक और सल्फर ए पे, बी जल और रेत, सी सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन, छीलन का मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, और डी पे उपरोक्त सभी। देखिए यदि हम ध्यान से आप क्वेश्चन देखें तो हमारा जो आंसर रहेगा, ये सभी क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं, आंसर जो बनते हैं विषमांगी मिश्रण के बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा डी। देखिए आप वीडियो पॉज करके पहले आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फिर जो आंसर बताया जाता है उस आंसर को मिलान करेंगे। यदि सही है तो 1 नंबर दे दीजिएगा, और यदि गलत है तो 0 मार्क्स दीजिएगा, ताकि आपका अपना मूल्यांकन हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विलयन छांटिए, निम्नलिखित में से विलयन छांटिए। नींबू पानी, सोडा जल, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपना आंसर लिखिए, फिर हम अपना आंसर बताते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास डी, उपरोक्त सभी। देखिए विलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला देते हैं तो वो विलयन कहलाता है। जैसे नींबू पानी में नींबू मिला दिया, जल में सोडा मिला दिया, आयोडीन और अल्कोहल का मिला दिया, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, विलयन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नोट कीजिए, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं। विलायक, विलेय, विलायक और विलेय दोनों, निलंबन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए, पहले आप अपना नोट कीजिए, फिर हम अपना आंसर बताएंगे। तो आंसर रहेगा हमारे पास सी, 1 और 2, इनके विलायक और विलेय दोनों, विलेय और विलायक, ये विलयन के 2 पार्ट होते हैं। इनके विलायक और विलेय मिलाकर हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। विलेय का मतलब जो घुल जाता है, विलायक का मतलब जो घोलता है। जैसे पानी सभी पदार्थों को लगभग घोल लेता है, तो वो हो गया विलायक। और विलेय जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, तो विलेय का मतलब घुलने वाला कोई भी पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, विलयन यानी कि घोल में विलायक कौन से हैं। विलायक, विलायक का मतलब जो घोल लेता है। तो ऑप्शन नोट कीजिए, ए में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जो विलेय
की मात्रा के बराबर होते हैं। डी 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर रहेगा, पहले आप अपना आंसर नोट कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ए, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो हो जाएगा हमारे पास विलायक। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है? विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है? देखिए, विलयन विलायक और विलेय का मिश्रण होता है, तो इसमें हमें बतानी है विलेय की मात्रा कितनी होगी जब हम उसको विलायक में घोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर क्या रहेगा? विलेय जो है हमारे पास वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। विलायक ज़्यादा होगा तभी मिश्रित किया जा सकता है। तो 6 का ऑप्शन बी सही करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, वायु में विलायक कौन सा है? विलायक का मतलब घोलने वाला। तो ऑक्सीजन नंबर 1, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर रहेगा, ध्यान से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारे पास रहेगा नाइट्रोजन, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है जो कि लगभग 78% है। ऑक्सीजन लगभग 21% है और बाकी में सारी की सारी गैसें आ जाती हैं 1% में, जितनी बाकी गैसें हैं। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक होगा। विलयन के कणों का व्यास कितना होता है? देखिए, विलयन एक घोल होता है और उसके कणों का व्यास कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 10 की शक्ति -9 मीटर से कम, 10 की शक्ति -9 मीटर से ज़्यादा, 10 की शक्ति -6 मीटर और 10 की शक्ति -3 मीटर। तो इनमें से एक आंसर है, आप अपना आंसर लिखिए, हम आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा ए, 10 की शक्ति -9 मीटर से कम इसका व्यास रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, छोटे आकार के कण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों पर क्या प्रभाव डालते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, बी प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, सी प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी प्रकाश की किरण को मोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास बी, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। छोटे आकार के कण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विलयन कैसे होते हैं? स्थायी, अस्थायी, स्थायी और अस्थायी दोनों, अनिश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए, विलयन स्थायी होता है, मतलब यदि हम एक बार घोल देंगे तो परमानेंट घुल जाता है। लेकिन कुछ विधियों से इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे पानी और नमक को यदि हम मिलाएंगे, नमक को मिलाएंगे तो परमानेंटली मिल जाता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, इनकी स्थायी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो विलयन के हमें टाइप बताने हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए भाई, विलयन हमारे पास आंसर रहेगा आपके लिए डी, तनु, सांद्र और संतृप्त, 3 तरह का विलयन होता है हमारे पास। यदि हम विलयन की मात्रा देखें, तनु, तनु का मतलब पतला, डाइल्यूट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। सांद्र का मतलब बहुत तेज, कंसंट्रेटेड इसको बोलते हैं। संतृप्त का मतलब जिसमें अधिक और नहीं कोई वस्तु घोली जा सकती, वो संतृप्त कहलाता है। जैसे पानी में नमक मिलाते हैं, 1 चम्मच डाल दिया गिलास में तो मिल जाएगा, फिर दूसरा चम्मच डाल दिया फिर मिल जाएगा, तीसरा डाल दिया। इस तरह यदि हम डालते जाएंगे, यदि उसकी नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई या बराबर होगी पानी की तो वो नहीं घुलेगा। तो जिस स्थिति पर वो नमक पानी में घुलना बंद कर दे तो वो संतृप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
सांदर विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर देखेंगे। ए कम, बी ज़्यादा, सी बराबर, डी पे कम और बराबर दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा हमारे पास ए, सांदर विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। सांदर में विलेय से जो है हमारी थोड़ी ज़्यादा होगी तनु से, और संतृप्त में और ज़्यादा हो चली जाती है। सांदर विलयन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? विलेय की, विलायक की, विलेय और विलायक दोनों की, पदार्थ की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास आंसर क्या रहेगा? विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहेंगे? दोबारा नोट कर लीजिए। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, याद कर लीजिए। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तनु विलयन, सांदर विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो इसका जो हमारे पास आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का रहेगा सी, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा और नहीं घोली जा सकती। क्वेश्चन नंबर 15, एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को क्या कहेंगे? उस विलयन को क्या कहेंगे? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले का तनु विलयन, सांदर विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, उसमें हमने संतृप्त विलयन लिया था और उसका उल्टा हो गया। तो एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विलयन की सांद्रता को दर्शाने की कौन सी विधियां हैं? हमें विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन को दिखाना है, दर्शाना है, तो कौन कौन सी विधियां हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, देखिए पहले पढ़ लेते हैं। विलेय के द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत, और बी में विलेय के द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान का आयतन का प्रतिशत, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन, और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो विधियां हैं, जो सभी फार्मूले हैं, ये किस विधि को दर्शाते हैं? सांद्रता को दर्शाने की फार्मूले हैं ये सारे के सारे। तो इनको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 17, निलंबन किसे कहते हैं? देखिए निलंबन क्या होता है? आंसर, जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, विषामांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारे पास आंसर रहेगा निलंबन। देखिए निलंबन एक विषामांगी मिश्रण होता है। निलंबन विषामांगी, ये भी सही है। जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, ये भी सही है। जिसमें विलेय पदार्थ के कण नहीं घुलते, ये भी सही है। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास? उपरोक्त सभी। तो निलंबन के गुण हैं सभी के सभी। निलंबन कण प्रकाश की किरण पर कैसा प्रभाव डालते हैं? फैला देते हैं, किरण को फैलाते नहीं हैं, किरण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, किरण सिकुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा हमारे पास, देखिए निलंबन के कण प्रकाश की किरण को हमेशा फैलाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ए। आंसर क्या रहेगा? ए, इनके फैला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निलंबन किसे कहते हैं या कैसे होते हैं? वो स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, या दोनों तरह के होते हैं, या छोटे होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं निलंबन। क्वेश्चन नंबर 20,
कोलाइड विलयन कौन से होते हैं? विषमांगी होते हैं, कणों का आकार छोटा होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है कोलाइड विलयन, देखिए विषमांगी तो होता ही है, ये भी सही है। कणों का आकार तो छोटा सभी में ही होता है, प्रकाश की किरणों को कोलाइड फैला देता है। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी। आंसर क्या रहेगा? डी। क्वेश्चन नंबर 21, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास ऑप्शन है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाता, बिजली पैदा करना, बल्ब के प्रकाश का फैलना। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 में किया है, तो वो टिंडल प्रभाव का ही आंसर था, यानी कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हुआ? ए। टिंडल प्रभाव का मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाना। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 22, दूध, नमक का विलयन, सिरका, पानी में सल्फर। तो निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन करता है? दूध। कौन सा करता है? दूध, यानी कि प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस विधि द्वारा कोलाइडल विलयन से कणों को अलग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है, छानन विधि, अपकेंद्रीकरण विधि, हाथ से चुनकर, वाष्पीकरण के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे पास रहेगा बी, अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि क्या होती है? जिसमें हम दूध से मक्खन निकालते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं, तो वो अपकेंद्रीकरण विधि कहलाती है। इनके केंद्र पर हम फोर्स लगा देते हैं और जिससे हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो ये विधि होती है अपकेंद्रीकरण टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोलाइडल विलयन के अवयव कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन है हमारे पास, प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, विलय प्रावस्था, 1 और 2 दोनों के, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोलाइड्स के उदाहरण दीजिए। ये कोलाइड्स हैं हमारे पास, नोट कर लीजिए, कोलाइड्स के उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, बादल भी कोलाइड्स है, दूध भी कोलाइड्स है और पनीर भी क्या है? कोलाइड। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। कोलाइड्स के उदाहरण दीजिए, ये क्या है आंसर? कोलाइड्स के उदाहरण दीजिए। बादल कोलाइड्स का उदाहरण है, लेकिन कैसा उदाहरण है? गैस में द्रव का, या गैस में ठोस का, या द्रव में ठोस का, या ठोस में द्रव का विलीन। जैसे गैस में द्रव, या गैस में ठोस, या द्रव में ठोस। द्रव में ठोस जैसे पानी में नमक मिला दिया, पानी द्रव हो गया और नमक ठोस होता है। तो इसी तरह हमें बादल को बताना है कि वो किस तरह का कोलाइड्स उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे पास क्या रहेगा? देखिए बादल गैस से बनते हैं और वो द्रव में होता है। तो गैस में द्रव का विलयन है हमारे पास जो बादल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी तकनीक से रंग वाले घटक यानी कि डाई को नीले काले रंग की स्याही से अलग कर सकते हैं? देखिए ये हमारे पास किसी भी पदार्थ को अलग अलग करने की विधियां हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण विधि, छानन विधि, अपकेंद्रण विधि, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 27 हैं, 27 का जो आंसर रहेगा हमारे पास ए, वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 28, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? वाष्पीकरण से, ऊर्ध्वपातन से, अपकेंद्रण विधि से, छान कर। देखिए आंसर हमारे पास 28 का रहेगा बी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें और वो सीधा ठोस से गैस बन जाए। तो कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसको यदि हम गर्म करेंगे
तो सीधे का सीधा वो किस में चेंज हो जाएगा, ठोस की बजाय, यानी कि द्रव में नहीं आएगा बल्कि सीधा गैस में जाता है, तो उस विधि को बोलते हैं उदरपातन। क्वेश्चन नंबर 29, काली स्याही में अलग अलग रंग की डाई को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है वाष्पीकरण, उदरपातन, क्रोमेटोग्राफी, प्रभाजी आसवन। इसी में से ऑप्शन हमें देना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वाष्पीकरण विधि, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी विधि। सबसे अच्छी विधि है इसमें क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा काली स्याही में अलग अलग रंग की डाई को अलग अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 30, वायु में गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर, संपीड़न तथा ठंडा करके, ये संपीड़न है नोट कर लीजिए, संपीड़न और ठंडा करके, प्रभाजी आसवन कॉलम में गर्म करके, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारे पास आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी विधियां हम लगाते हैं वायु में से गैसों को प्राप्त करने के लिए। दाब बढ़ा दें और तापमान कर दें कम तो भी वायु से गैस अलग हो सकती है, संपीड़ित कर दें फिर ठंडा कर दें तो भी अलग हो सकती है, और सबसे अच्छी विधि है हमारी प्रभाजी आसवन, जिस विधि से पेट्रोल को भी शुद्ध किया जाता है। किस विधि द्वारा अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का क्रोमेटोग्राफी, आसवन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण। देखिए क्रिस्टलीकरण बहुत एक अच्छी विधि है जिससे कोई भी शुद्ध मतलब पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए एक तो वाष्पीकरण होती है हमारी शुद्ध, जैसे नमक और नमक निकालते हैं समुद्र से तो वो वाष्पीकरण विधि होती है, लेकिन वो जो नमक होता है वो अशुद्ध होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए फिर हम क्रिस्टलीकरण विधि का यूज करते हैं जिससे शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए भौतिक गुण क्वेश्चन नंबर 32 का रंग और घनत्व, कठोरता और दृढ़ता, द्रवणांक और क्वथनांक, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन रहेगा हमारे पास उपरोक्त सभी। तो भौतिक गुण में रंग भी आता है, घनत्व भी आता है, कठोरता भी आती है, दृढ़ता भी आती है, द्रवणांक भी आता है, क्वथनांक भी आता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जल और खाना पकाने वाले तेल में क्या गुण अलग है। बताइए, भौतिक, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों, जैविक। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास क्या आएगा, रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 34, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारे पास आंसर रहेगा, जब मोमबत्ती जब जलती है देखिए भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं। तत्व, यौगिक, कण, एक और दो दोनों, इनके और भी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारे पास क्या रहेगा, तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध होते हैं। तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था। रॉबर्ट बॉयल, एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, रॉबर्ट हुक, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 36 हैं उसका आंसर रहेगा रॉबर्ट बॉयल था जो सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने आइंस्टीन इक्वेशन दी थी, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास मुख्य क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, तत्वों को किस किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास धातु, अधातु, उपधातु। देखिए तीनों ही तत्व हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, उपरोक्त सभी। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से धातुओं के गुणधर्म बताइए। अभी हमने किया था
धातु भौतिक गुण अभी करते हैं। धातुओं के गुण चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, आघातवर्धक होती हैं, तन्य होती हैं, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारे पास आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए धातुएं सभी चमकती हैं, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, इनके उनकी उल्टी ध्वनि बनती है। देखिए आप किसी लोहे की घंटी को बजाएंगे तो आपको घंटी सुनाई देती है। ताप और विद्युत की सुचालक हैं, इनके इनमें से ताप आसानी से गुजर जाता है, करंट आसानी से गुजर जाता है। आघात वर्धता का मतलब पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तन्य का मतलब खींच कर तारें बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सी धातु है? सोना, चांदी, तांबा। तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? धातु हैं। उपधातु कौन सी हैं? सिलिकॉन, बोरॉन, हीलियम, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर रहेगा हमारे पास डी, सिलिकॉन और बोरॉन दोनों ही उपधातु हैं। सिलिकॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट उपधातु है, जिसका हम सिंबल लेते हैं SI। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस होते हैं उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का यौगिक, कण, विलायक, 1 और 2 दोनों। तो आंसर रहेगा यौगिक। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 42, संक्षारण तथा यह एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी है। विलयन यह एक भौतिक परिवर्तन भी है। संक्षारण यह एक रासायनिक परिवर्तन है। विलयन यह रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए लोहे पर जब जंग लगता है तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। ये तो आंसर इसमें भी है और इसमें भी है। और संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा फिर? सी, संक्षारण तथा एक रासायनिक प्रक्रिया है लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 43 में हम खालिस्तान भरेंगे। तो ये हमारे पास 7 खालिस्तान है और हर खालिस्तान का एक एक नंबर होगा आपके सामने। तो खालिस्तान आप भरते जाएंगे और हम आंसर इसके देते जाएंगे। कोलाइड खालिस्तान मिश्रण है तथा इसके अवयवों को एक तकनीक जिससे खालिस्तान जाना जाता है के द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। और इसको हम करते हैं अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग। कौन सी विधि होती है हमारे पास? अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इनके खालिस्तान नंबर 2, बर्फ, जल तथा जल वाष्प अलग अलग दिखते हैं तथा भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। बर्फ देखिए कठोर है, जल क्या है? द्रव है, और जल वाष्प गैस होती हैं। तीनों के दिखते अलग अलग हैं लेकिन भौतिक गुण, तो ये कौन से गुण हो गए? भौतिक गुण हो गए, परंतु वे रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। 3 नंबर, एक पृथ्वीकीर्ण कीप में जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेकर मिश्रित किया गया तथा कुछ समय के पश्चात एक अविक्षुब्ध अवस्था में छोड़ दिया गया। पृथ्वीकारी कीप में दूसरी सतह खालिस्तान की तथा निचली सतह खालिस्तान की होती है। देखिए हमारे पास एक फिल्ट्रेशन कीप होती है, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। जो ऊपर तो क्या होगा हमारे पास? जल होता है और नीचे क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना? दूसरी सतह किसकी निचली होती है? क्लोरोफिल की। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों को जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से भी कम का अंतर है, मिश्रण को खालिस्तान विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो उस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी विधि है? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। खालिस्तान नंबर 5,
कुछ बूंद दूध युक्त जल में सूर्य का प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। यह दूध के प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है तथा इस प्रघटना को कहते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि दूध एक खालिस्तान विलयन है। तो 3 खालिस्तान आएंगे इसमें। तो पहला खालिस्तान, यह दूध के द्वारा प्रकाश के परकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? परकिरणन, यानी कि फैलाने के कारण होता है। परकिरणन का मतलब फैलाना। तथा इस परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। यह प्रदर्शित करता है कि दूध एक कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और प्रकाश की किरणों को परकिरणन कर देते हैं, इनके फैला देते हैं। छठा खालिस्तान, विलयन एक मिश्रण होता है। विलयन देखिए हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। खालिस्तान नंबर 7 हमारे पास, बर्फ जल और जल के वाष्प गुण समान होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो इसमें आंसर क्या आएगा? रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। भौतिक गुण उसमें अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का जो MCQ टाइप क्वेश्चन था। तो आपने जो है सभी प्रश्नों के उत्तर नोट किए होंगे। आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए कि आपको इस लेसन में से कितना अच्छा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे। तब तक हम लेते हैं इजाज़त आपसे। जय हिंद।